नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करें तो पूरे दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो लगातार बदल रही हैं और इन्हीं वैश्विक परिस्थितियों में जो भारत की अपनी स्थिति है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण हो गई है। और इसी के संदर्भ में अब भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि ट्रंप की जो पूरे दुनिया में दादागिरी चल रही है उसका जो प्रभाव है उस प्रभाव को भारत नकार रहा है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि ट्रंप की जो दादागिरी है वो नहीं चलेगी और भारत इसी के संदर्भ में अब रूस के तरफ उसका जो झुकाव है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और रूस का हाथ अब थामने जा रहा है भारत। यही नहीं, जो रूस इंडिया चाइना की जो तिकड़ी है, जो एक संगठन था, जो रिक था, उसकी जो वापसी है उस वापसी पर भारत के जो कदम है कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इस कारण से जो लगातार पश्चिम के जो गुट थे, पश्चिम जो देशों के संगठन थे और जो सुपर पावर कहलाने वाला जो अमेरिका था, जो लगातार भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि भारत को इस संगठन में कहीं ना कहीं नहीं जाना चाहिए और भारत को अपने पाले में खींचने का प्रयास जो इस पश्चिमी देशों के संगठन के द्वारा किया जा रहा था, अब उन पर कहीं ना कहीं पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और इसी के संदर्भ में ये भी कहा जा रहा है कि अब ट्रंप की जो दादागिरी थी वो अब नहीं चलेगी। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं, पूरे सिनेरियो को समझेंगे, पूरा ये जो इस समय विश्व की जो परिस्थितियां हैं वो किस तरह से बदल रही है। भारत और उसका जो पुराना दोस्त रूस रहा है, इनके जो संबंध हैं उन संबंधों में जो नई पहलें अब देखने को मिल रही हैं वो खुलकर सबके सामने आ रही हैं, तो उन पहलों पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा भारत की जो रणनीति है कि पूरे दुनिया में जो देखें तो एक तरह से दो ध्रुवों में पूरी दुनिया बटी हुई है। एक तरफ देखेंगे तो सुपर पावर अमेरिका के नेतृत्व वाले जो पश्चिम के देश हैं उनका एक अपना ध्रुव है, तो दूसरी तरफ देखें तो जो रूस है और रूस के साथ जो सटे हुए देश हैं, तो इन देशों के बीच में जो दो ध्रुवों में बटी हुई दुनिया है, तो इन दोनों ध्रुवों के साथ कैसे अपना तालमेल बिठा पाता है भारत और किसके साथ उसकी जो मित्रता है वो आगे बढ़ती है। क्या पिछले जो इतिहास रहे हैं, जो भी अनुभव रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए भारत अब कौन सी नीतियों को अपनाएगा और कैसे एक संतुलित जो अपनी रणनीति है, जो कूटनीति है, जो वैश्विक राजनीति है उसको लेकर आगे बढ़ेगा। और इसी के संदर्भ में जो भी कुछ बड़े देश हैं, जैसे लगातार ये एक आलोचना या कह सकते हैं प्रश्न उठ रहा था कि जो क्वाड के देश हैं वो अपने पाले में भारत को शामिल करना चाहते हैं और इसी के संदर्भ में कहीं ना कहीं इस पर लगातार प्रतिक्रिया भी आ रही थी, चाहे रूस की बात करें चाहे चीन की तरफ से, कि इनका ये कहना था कि जो क्वाड है अब उसका जो स्वरूप है वो पहले की तरह नहीं रह गया है। जैसे कहा गया था कि जो क्वाड बना है वो एक क्षेत्रीय जो भी समस्याएं थी उनके समाधान के लिए, व्यापारिक जो समस्याएं थी उनके समाधान के लिए, जो समुद्री सुरक्षा की स्थिति थी उसके लिए बना है। लेकिन अब रूस और चीन का ये लगातार आरोप था कि क्वाड का जो स्वरूप है वो अब सैन्य रूप में बदलता जा रहा है और इस सैन्य रूप वाले क्वाड संगठन में अब ये जो पश्चिम के देश हैं वो भारत की जो सहभागिता है उसे बढ़ाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं जो पश्चिम का ये जो कह सकते हैं जो एक तरह से पश्चिमी जो देश हैं उनका जो आरोप था या कह सकते हैं कि उनका ये कहना था कि हम अब क्या करें कि इस क्वाड संगठन को अभी पहले की जो भी रणनीतियां थी उन्हीं के अनुसार चला रहे। लेकिन चीन लगातार डर रहा है कि कहीं ना कहीं भारत को उसके खिलाफ करने के लिए जो पश्चिम के देश हैं वो क्वाड में उसकी सैन्य जो भागीदारी है उसको बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। रिस्क की जो भी रिक है जिसमें रूस, इंडिया, चाइना है, तो इसके संदर्भ में देखेंगे कि आखिर इसे एक तरह से डीएक्टिव स्थिति में क्यों चला गया था और अब इस रिक को रीएक्टिव क्यों करने पर लगातार चीन जोर दे रहा है और इस पर चीन की जो विश्वसनीयता है उस पर आखिर सवाल क्यों बार बार उठते हैं। यही नहीं, जो भी रिक की संभावनाएं हैं, चाहे हम बात करें भारत को क्या इस रिक जो नए रीएक्टिव की बात की जा रही है कि रिक को अब रीएक्टिव किया जा रहा है, तो क्या इससे फ़ायदा कुछ मिल सकता है। चाहे हम जियो स्ट्रेटजिक बैलेंसिंग की बात करें, रूस से ऊर्जा रक्षा सहयोग की बात करें, चीन पर जो दबाव है वो बनाने का जो दाव है वो क्या हो सकता है, बाहरी जो दुनिया है उनको क्या संदेश भारत दे सकता है। तो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। भारत की ये जो नीति है किन संकेतों को दर्शाती है, तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा अमेरिका पर भी दबाव बनाने का जो एक तरीका है वो हो सकता
सकता है भारत के लिए। और अंत में क्वाड के बारे में संक्षिप्त रूप से देख लेंगे और इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संक्षिप्त चर्चा है लेकिन काफ़ी सारगर्भित है। देखिए, एक न्यूज आ रही है, वाई इज मॉस्को पुशिंग टू रिवाइव द रसिया इंडिया चाइना। ये एक तरह से जो एक संगठन था, इसको क्यों फिर से रिवाइव करना चाह रहा है, इसी की अब चर्चा हो रही है। क्योंकि खास तौर पे इसमें एक तरह से जो अमेरिका है, अमेरिका में जब से अपने दूसरे कार्यकाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण लिया है, तब से देखें तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, अमेरिका फर्स्ट की रही है। और एक आक्रामक जो रवैया है वो डोनाल्ड ट्रंप का रहा है। और इससे पूरे देश दुनिया में देखें तो एक तरह से खलबली मची हुई है, सभी परेशान है। चाहे वो अलग अलग कह सकते हैं कि जो माइग्रेटेड थे उनके डिप्लॉय की स्थिति थी, बाद में टैरिफ को लेकर थी, अलग अलग प्रतिबंधों को लेकर थी, या जब भी देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक तरह से नहीं होता कि सुपर पावर की स्थिति, कि किसी के ऊपर कुछ भी थोप देना, वो वाली जो एक स्थिति है वो देखने को मिली है। और इसी के संदर्भ में जो रूस है, चीन है, पहले से ही क्या है कि अमेरिका के खिलाफ हो चुके हैं। रूस के ऊपर देखें तो यूक्रेन वार के संदर्भ में अमेरिका ने कई सारे जो आर्थिक प्रतिबंध हैं वो भी लगा दिए हैं। और यही स्थिति व्यापार के संदर्भ में चीन के साथ रही है। लगातार जो टैरिफ है, टैरिफ के दरों को बढ़ाने के क्रम में चीन हमेशा कहीं ना कहीं यूएसए से परेशान रहा है। और इसी कारण से रूस और चीन मिलकर एक कह सकते हैं कि एक जो धुरी है, एक जो अपना कह सकते हैं कि एक जो पक्ष है वो बना चुके हैं। और ऐसे में अब भारत पर भी दबाव बढ़ रहा है कि वो जो भी पश्चिमी गुट हैं, जैसे क्वाड का कहीं ना कहीं सदस्य है भारत, और क्वाड में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे जो देश हैं, तो कहीं ना कहीं उनके साथ और इंडो पैसिफिक जो उसके संबंध है, उनके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि उस पर लगातार दबाव बन रहा है कि भारत उनसे जाकर जुड़ जाए। लेकिन इस क्रम में भारत हमेशा एक संतुलित जो रणनीति है वो लेकर चल रहा है। न वो अमेरिकी देशों के किसी संगठन के तरफ उसका झुकाव है, या अमेरिका के तरफ झुकाव नहीं है, या फिर ये भी नहीं कह सकते हैं कि ब्रिक्स या रिक जैसे जो संगठन हैं उनके तरफ पूरी तरह से वो आँख मूंद कर झुका हुआ है। एक तरह से एक संतुलित रणनीति को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत एक बार फिर ये दिखा रहा है कि वो न केवल एक शक्ति गुट का हिस्सा बनना नहीं चाहता है, बल्कि अपने हितों के अनुसार और स्वतंत्र रूप से अपने जो भी विदेश नीति है उस विदेश नीति का निर्णय लेता है। और इसी कारण से अब ये जो मुद्दा है, अब ये खास तौर पे चर्चा में बना हुआ है। और इसी के संदर्भ में अब ये कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच में जो एक पुराना ऐतिहासिक संबंध रहा है, उस संबंध को हो सकता है कि अब कुछ नई ऊंचाइयां मिल सके। पुराने दोस्त की कुछ नई पहलें हैं जिस पर भारत सहमत हो सकता है। इस कारण से देखें तो ये जो मुद्दा है अब चर्चा का विषय बना हुआ है। रूस लंबे समय से भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हाल के परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया तो रूस के हथियार के द्वारा ही भारत ने पाकिस्तान, चूँकि जो पाकिस्तान के द्वारा बहुत सारे जो मिसाइल चलाए गए थे वो चीन प्रदत्त थे, तो इस कारण से देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रूस की जो अहमियत है भारत के लिए, भारत की या फिर भारत के लिए रूस की जो अहमियत है वो सबके सामने जग जाहिर है। यही नहीं, उसके साथ रूस के साथ भारत के जो संबंध है वो रक्षा ही नहीं, अंतरिक्ष और ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में भी रहे हैं। और रूस ने भारत के सामने अब जो रसिया इंडिया चाइना जो त्रिगुट है उसको फिर से सक्रिय करने का जो प्रपोजल है वो रख दिया है कि अब हमारा जो संगठन था भारत, चाइना, रूस का, उसे हम फिर से क्या करते हैं, फिर से पुनर्जीवित करते हैं। और इससे पहले ये जो मंच है 2002 से 2019 के बीच में कई बार सक्रिय हुआ है, लेकिन देखें तो कहीं ना कहीं चीन और भारत के बीच में जो सीमा विवाद या इस तरह के जो भी डिस्प्यूट थे उनके कारण, या फिर जो भी जियो पॉलिटिक्स के स्तर पे जो भी तनाव थे उस कारण से ये कहीं ना कहीं बंद हो गए। और अब रूस खुद चाहता है कि भारत रिक के जरिए अब अमेरिका और नाटो के प्रभाव को खुद संतुलित रखे और एशियाई जो समूह नेतृत्व है उनका हिस्सा बनकर कहीं ना कहीं पश्चिम के देशों के जो संगठन है, पश्चिमी देशों के जो प्रभाव है उसको क्या करे, काउंटर करे। और इस कारण से ये जो मुद्दा है अब ये चर्चा में बना हुआ है। जैसे खास तौर पे देखेंगे एक तरफ जो क्वाड है, क्वाड में आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान और इसके अलावा जो इंडिया है ये इसके क्या है, ये इसके मेंबर्स हैं। भारत की जो विदेश नीति है वो
स्ट्रैटेजिक कह सकते हैं ऑटोनॉमी के आधार पर है। ये अपने स्वतंत्र जो अपनी विदेश नीति है उसके अनुसार भारत हमेशा आगे बढ़ा है और मल्टी जो अलाइनमेंट है उस पर फोकस रहता है। जो क्वाड है उसके साथ जो भारत का सहयोग है, लेकिन चीन के खिलाफ जो भी सीधे सैन्य गठबंधन है वो भारत के साथ नहीं है। रूस से जो रक्षा सौदे हैं, चाहे हम S-400 की बात करें जिसका इस्तेमाल हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ किया था, भले ही अमेरिका का इससे ऐतराज़ हो, लेकिन लगातार क्या है कि भारत जो है वो रूस से S-400 ऊर्जा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में क्या है सहयोग लेता रहा है। और यही नहीं, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका सभी क्षेत्रों से जो भारत का सहयोग है वो क्या है कि दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से जो सहयोग है, उन्हें सहयोग देने की बात है, उनके साथ एग्रीमेंट की बात है, उस पर हमेशा भारत कायम रहा। ऐसा नहीं है कि पश्चिम देशों के कहीं ना कहीं दबाव में वो क्या करे कि अपनी जो विदेश नीति है वो उसमें बदलाव करे, ऐसा भारत ने कभी नहीं किया है। रिक की जो वापसी है वो इसी नीति का विस्तार माना जा सकता है, क्योंकि अभी तक भारत इनके दबाव में नहीं रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि चूंकि रूस, चीन के द्वारा ये बार बार पहल की जा रही है कि रिक को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, जिससे हम पश्चिमी देशों के संगठनों को काउंटर कर सके, उनकी कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना कर सके। तो भारत एक बार फिर हो सकता है कि रूस और चीन जैसे जो एशियाई महाशक्तियां हैं उनके साथ वार्ता कर सके, उनके जो भी कह सकते हैं कि मांगे हैं उन पर बातचीत कर सके, और इसमें खास तौर पे अपने हितों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए जो भारत है ऐसा कर सकता है। इसकी जो बात है, इसकी जो चर्चा है अब वो खुलकर देखने को मिल रही है। लेकिन जो यहाँ पर रसिया, इंडिया, चीन की जो तिकड़ी है, जो रिक है, इसके सामने कई सारी जो चुनौतियां हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। खास तौर पे चीन की जो विश्वसनीयता है उस पर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। जैसे हाल ही में देखें तो चीन ने कहीं ना कहीं छुपे तौर पे पाकिस्तान की मदद की थी, और इसी के संदर्भ में अभी जो पाकिस्तान के द्वारा जो मिसाइल छोड़े गए थे उनके कहीं ना कहीं ध्वस्त या जो भी अवशेष थे, उन अवशेषों को भारत ने जापान और दुनिया के कई सारे ऐसे जो देश हैं उनको दिया है, ताकि उसका पुष्टिकरण हो सके कि ये जो मिसाइल है ये चीन के द्वारा ही निर्मित है। तो इस तरह का कहीं ना कहीं जो एक प्रश्न चिन्ह उठता है भारत के संदर्भ में, जो चीन का दो तरफा जो रणनीति रही है वो सबसे घातक रही है। और रिक का जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि भारत और चीन एक ही मंच पर होंगे, लेकिन दोनों क्या है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। चाहे 2020 के गलवान घाटी के हिंसा की बात करें, भारत चीन के बीच में जो संबंध है वो अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। कई सारे अरुणाचल प्रदेश के जो हिस्से हैं उनको लेकर, तिब्बत के क्षेत्र को लेकर, दलाई लामा को लेकर, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों देश एक दूसरे से कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति में बने रहते हैं। और इस कारण से भारत को चीन पर जो भी रणनीतिक भरोसा है वो बड़ा मुश्किल लगता है। और इसमें सैन्य जो एक मुद्दा है और सैन्य के संदर्भ में जो पारदर्शिता है वो सबसे प्रमुख मुद्दा है। यही नहीं, रिक की जो बैठकें हैं उनमें कोई ठोस निर्णय तभी संभव हो सकता है जब चीन अपनी विस्तारवादी जो नीति है उससे कहीं ना कहीं बाज आए। क्योंकि लगातार हिंद महासागर क्षेत्र की बात करें या फिर साउथ चाइना सी के क्षेत्र की बात करें, लगातार पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव या जो भी नेपाल है वहाँ पर भारत के खिलाफ जो लगातार पैठ की बात है, या फिर हाल ही में देखें पाकिस्तान में जो लगातार भारत को काउंटर करने की जो एक रणनीति है, उस रणनीति से अगर चीन बाज नहीं आ रहा है तब तक ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि एक मेज पर रूस, चीन, भारत बैठकर किसी मुद्दे को सही तरीके से हल कर सके। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं और भारत इस मंच पर भागीदारी करेगा तो या तो फिर आंख मूंद कर करना पड़ेगा या फिर चीन को बाज आना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि मुद्दा है कि अगर रिक को फिर से पुनर्जीवित करना है तो इसके सामने जो भी प्रमुख चुनौतियां हैं उन प्रमुख चुनौतियों का क्या करना होगा, वो आपको सामना करना होगा। इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो रिक की चुनौतियां हैं, चीन की जो विश्वसनीयता है, इस पर जो लगातार सवाल उठ रहे हैं, इनके समाधान सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा देखें अगर रिक की संभावनाओं की बात करें कि भारत को क्या कुछ मिल सकता है अगर रिक को फिर से पुनर्जीवित किया जाता है, रीएक्टिव किया जा सकता है, तो देखिए कई सारे आयाम हो सकते हैं। जैसे जियो स्ट्रेटेजिक जो बैलेंसिंग है, अमेरिका और यूरोप के प्रभाव के बीच में एशिया की अपनी जो आवाज़ है वो भारत बन सकता है, ये बात सही है। अमेरिका के कोल्ड वॉरियर ट्रंप के साथ रिश्ते संतुलित रखने में मदद मिल सकती है। एक तरफ से सीधे भारत के ऊपर अमेरिका दबाव नहीं बना सकता क्योंकि काउंटर कर सकता है रिक के द्वारा भारत,
तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। रूस से ऊर्जा और रक्षा सहयोग की जो पहल है, चूँकि काफ़ी पुराना दोस्त रहा है भारत का रूस, और विषम परिस्थितियों में जो पश्चिमी देश हैं, खासतौर पर अमेरिका की बात करें तो वो तुरंत क्या करता है कि आर्थिक प्रतिबंध या इस तरह के जो भी प्रतिबंध है वो लाद देता है। तो वैसी स्थिति में भारत की जो अपनी ज़रूरतें हैं, चाहे वो ऊर्जा संसाधन के तहत देखें, तेल, गैस, प्राकृतिक या परमाणु ऊर्जा, या जो भी डिफेंस के इक्विपमेंट हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए वो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर हो नहीं सकता। तो इस कारण से इस तरह के जो भी संगठन है उनका पार्ट होना भारत के लिए लाभदायी हो सकता है। पश्चिमी जो प्रतिबंध हैं उनसे जूझ रहे रूस को भारत जैसे जो उपभोक्ता है उसकी ज़रूरत है। तो ये भी एक अहम बात है, क्योंकि रूस के लिए कहीं ना कहीं जो आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाए गए उस कारण से वो अपने संसाधनों के जो बिक्री है वो भारत जैसे विकास वाले बाजार में कर सकता है। यही नहीं, चीन पर जो दबाव बनाने की बात है उसका एक महत्वपूर्ण पिलर हो सकता है, क्योंकि रिग के माध्यम से भारत चीन से क्या कर सकता है, अपने संवाद को जारी रख सकता है, लेकिन उसके खिलाफ अपने हितों की जो रक्षा है उसके लिए एक सामूहिक मंच भी बना सकता है। तो अपनी बात रख सकता है ताकि चीन को वो मानना पड़े। बाहरी दुनिया को संदेश भी दिया जा सकता है, भारत किसी भी एक ध्रुव का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ उसके जो संबंध होंगे वो अमेरिका, पश्चिमी क्वाड या इस तरह के जो संगठन हैं उनके साथ भी होगा, तो दूसरी तरफ एशियाई जो देश हैं, जो उसके पड़ोसी देश हैं या जो पुराने दोस्त हैं, उनके साथ एक अपनी स्वतंत्र नीति के तहत अपने उद्देश्यों को पूरा करेगा। तो इस तरह का पूरे दुनिया में एक संदेश जाएगा कि भारत क्या है, किसी एक ध्रुव का देश नहीं है, किसी एक तरफ उसका झुकाव नहीं है। भारत की ये जो नीति है कुछ महत्वपूर्ण जो संकेत हैं वो भी देती है, जैसे अमेरिका का आंख बंद कर समर्थन भारत नहीं करेगा। रूस और चीन खुले विकल्प हमेशा बने रहेंगे। स्वदेशी हितों और सुरक्षा को हमेशा लगातार भारत क्या करेगा, अपने सर पर रखेगा, सबसे ऊपर रखेगा। विश्व गुरु बनने की जो नीति है वो बहुपक्षीय मंचों से जुड़ेगी। तो इस तरह के बहुत सारे जो लाभ हैं वो देखने को मिल सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अमेरिका पर भी दबाव बनाने का एक तरीका हो सकता है। रिग जैसे जो मंच है उन पर लौटकर भारत अमेरिका को ये तो इंडिकेशन दे ही सकता है कि अगर आने वाले समय में अमेरिका के द्वारा अगर दबाव की राजनीति की जाती है, चाहे टैरिफ के संदर्भ में देखें, किसी अन्य मुद्दे के संदर्भ में देखें, तो भारत के पास रूस, चीन जैसे जो विकल्प हैं वो हमेशा मौजूद रहेंगे। और ये कूटनीतिक लचीलेपन और आत्मविश्वास का उदाहरण हो सकता है, भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो सकता है। तो ये पूरा मुद्दा है, अब आने वाले समय में देखने वाली बात है कि भारत कैसे अपने संबंधों को संतुलित करके अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाता है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो क्वाड की हम चर्चा करें तो क्वाड के बारे में भी आप देख सकते हैं। क्वाड है क्या, तो क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। उसमें देखें जापानी जो प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे उनकी पहल पर हुआ था, फिर जिसे 2017 से पूरी तरह से इसे प्लेटफॉर्म पे लाया गया। और इसका उद्देश्य क्या है कि पूरा हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वहाँ पर एक मुक्त खुला जो समावेशी ढांचा है वो तैयार किया जाए, जिसके तहत आर्थिक सहयोग, राहत आपदा, जलवायु परिवर्तन या ऐसे जो विषय हैं, समुद्री सुरक्षा, उस पर खास पहल की जा सके। किंतु समय के साथ जो क्वाड है, क्वाड का जो स्वरूप है, जो प्रकृति है, वो बदलती जा रही है। अब ये धीरे धीरे क्या हो चुका है, एक सैन्य रणनीतिक जो तत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक तरह से इस क्षेत्र में सक्रिय है। और मालाबार जो नौसैनिक अभ्यास है उसमें चारों देश भागीदार हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। उच्च स्तरीय जो भी रक्षा संवाद है, तकनीकी जो साझेदारियां हैं इंडो पैसिफिक में, जो भी डिफेंस एक्टिविटीज़ हैं, चीन की बढ़ती जो आक्रामकता है उसके संदर्भ में जो सामरिक जो समन्वय है उसको ये कहीं ना कहीं काउंटर करता हुआ दिख रहा है। और इसी कारण से देखेंगे तो जो चीन है वो परेशान भी दिखता है कि ये जो क्वाड है, जिन उद्देश्यों के साथ ये स्टार्ट किया गया था, उन उद्देश्यों से बढ़कर अब ये एक डिफेंस के स्तर पर एक सैन्य कह सकते हैं गठबंधन बन चुका है। और कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य चीन को काउंटर करना है। तो इस तरह के आरोप भी चीन के द्वारा लगाए जाते रहे। तो ये पूरा मुद्दा था, इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से क्वाड की 4 मुख्य जो सदस्य हैं वो कौन से हैं? भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका, रूस, जापान। यानी क्वाड के मुख्य जो सदस्य राष्ट्र हैं वो कौन से हैं, यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।